हमारे पास भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियों मतलब स्केड्यूल्स पर काफी सारा सोर्स मटेरियल है। जी। ये टॉपिक सुनने में शायद थोड़ा ड्राई लगे, लेकिन एग्जाम के नजरिए से देखें तो ये सोने की खान है। बिल्कुल। हमारा मिशन है कि इन 12 अनुसूचियों को इस तरह से समझें कि सिर्फ तथ्य न रटें, बल्कि उनके पीछे की कहानी और लॉजिक भी पकड़ में आ जाएं। सही बात है। और चर्चा शुरू करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये अनुसूचियां हैं क्या। सोचिए, संविधान हमारी रूल बुक है। हाँ। उस रूल बुक में जो आर्टिकल्स हैं वो नियम है। ठीक है। और अनुसूचियां उस रूल बुक के आखिरी में दी गई लिस्ट या टेबल है जो उन नियमों को और ज्यादा डिटेल में समझाती हैं। अच्छा, तो ये एक तरह से एनेक्शर हैं। एसेंशियली हाँ। और ये कोई नया आइडिया नहीं था। हमारे सोर्सेज बताते हैं कि ये 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया था। अच्छा, तो ये संविधान का ही हिस्सा है, बस आखिर में दिए गए हैं। तो जब संविधान बना था तब कितनी थी और आज कितनी है? यही तो इसके कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। बताइए। मूल संविधान में मतलब 1950 वाले में सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। सिर्फ 8? हाँ, लेकिन जैसे जैसे देश बदला, नई जरूरतें सामने आईं, तो संशोधनों के जरिए इसमें 4 और जोड़ी गई। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। बिल्कुल। तो आज हमारे पास कुल 12 हैं। चलिए पहली से शुरू करते हैं। ठीक है, तो अनुसूची 1, ये तो सीधी सादी लगते हैं। हाँ, ये भारत की बुनियाद है। एसेंशियली भारत का पॉलिटिकल मैप। कि भारत में कौन से राज्य हैं, कौन से केंद्र शासित प्रदेश। इसमें सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका अधिकार क्षेत्र सब कुछ लिस्टेड है। और संविधान का अनुच्छेद 1 और 4 इसी से जुड़ा है ना? जी, अगर किसी राज्य का नाम बदलना हो या कोई नया राज्य बनाना हो तो इसी अनुसूची में बदलाव करना पड़ता है। यहाँ पर दिल्ली को लेकर एक खास बात बताई गई है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। एकदम सही पकड़ा आपने। 69वें संविधान संशोधन 1991 के जरिए दिल्ली को एक खास दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का। हाँ, नेशनल कैपिटल टेरिटरी या एनसीटी। ये एक छोटा सा फैक्ट है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहली अनुसूची ने देश की सीमाएं तय कर दी। अब आते हैं अनुसूची 2 पर, जो सीधे सीधे पैसों से जुड़ी है। वेतन, भत्ते, पेंशन। इसमें कौन कौन है? इसमें भारत के कुछ सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की सैलरी और सुविधाओं का जिक्र है। जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG। रुकिए, इस लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम मिसिंग लग रहे हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री। और यहीं पर वो पेंच है जहां एग्जाम में अक्सर गलती होती है। अच्छा। दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री या बाकी मंत्रियों के वेतन का कोई जिक्र नहीं है। अरे वाह। कानून के तहत तय होता है, इस अनुसूची के तहत नहीं। ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है। ये तो बहुत ही बारीक डिटेल है। ठीक है, तो हमने देश का नक्शा देख लिया, बड़े अधिकारियों की सैलरी तय कर दी। अब बात करते हैं शपथ की, जो अनुसूची 3 में है। बिल्कुल। वेतन के बाद निष्ठा की बारी। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान मतलब ओथ्स एंड एफर्मेशंस के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद बनने वाले उम्मीदवार, मौजूदा सांसद, सुप्रीम कोर्ट के जज, CAG, राज्य के मंत्री, विधायक और हाई कोर्ट के जजों की शपथ का पूरा टेक्स्ट दिया गया है। लेकिन यहाँ भी एक लेकिन है ना? बिल्कुल है। जैसे दूसरी अनुसूची में प्रधानमंत्री नहीं थे, वैसे ही यहाँ भी कुछ अपवाद है। एकदम। और ये अपवाद सबसे बड़े पदों से जुड़े हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। अच्छा, इन तीनों की शपथ इसमें नहीं है? नहीं, उनकी शपथ इतनी महत्वपूर्ण मानी गई है कि उसे सीधे संविधान के आर्टिकल्स में ही जगह दी गई है। किस आर्टिकल में? राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल की अनुच्छेद 159 में। ये तो दिलचस्प है। मतलब इन 3 पदों की शपथ को बाकी सबसे अलग रखा गया है। जी। तो पहली 3 अनुसूचियों ने देश का ढांचा, पद और उनकी निष्ठा तय कर दी। अब आते हैं अनुसूची 4 पर, राज्यसभा। हाँ, चौथी अनुसूची ये राज्यों की आवाज को संसद तक कैसे पहुंचाया जाए उसका हिसाब किताब करती है। मतलब राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। जी, ये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन करती है और इसका आधार है जनसंख्या, पॉपुलेशन। हाँ, जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा, राज्यसभा में उसकी सीटें उतनी ही ज्यादा। तो जाहिर है सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश के पास ही होंगी। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा की 21 सीटें हैं जो सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो
पहली 4 अनुसूचियों ने देश का एक तरह से ढांचा खड़ा कर दिया। सीमाएं, पद, शपथ और संसद में प्रतिनिधित्व। अब हम उन प्रावधानों पर आते हैं जो भारत की सामाजिक विविधता को संबोधित करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है 5वीं और छठी अनुसूची से। और इनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, होता है। तो पहले 5वीं अनुसूची को समझते हैं। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। देखिए, 5वीं अनुसूची पूरे देश के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है। लेकिन इसमें 4 राज्यों को छोड़ दिया गया है। हाँ, उन 4 की बात हम छठी अनुसूची में करेंगे। इस अनुसूची के तहत राज्यपाल को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। अच्छा। वो तय कर सकते हैं कि संसद या विधानसभा का कोई कानून इन क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं, या अगर होगा तो किन बदलावों के साथ। और इन क्षेत्रों के प्रशासन में स्थानीय लोगों की भागीदारी के लिए भी कुछ व्यवस्था है? हाँ, यहीं पर जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का कॉन्सेप्ट आता है। TAC। जी, जिन राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं वहां एक टैग का गठन करना अनिवार्य है, जिसमें ज्यादातर सदस्य उस राज्य की अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो ये थी 5वीं अनुसूची। अब बात करते हैं छठे अनुसूची की, जो सिर्फ 4 राज्यों पर फोकस करती है। ऐसा क्यों? छठी अनुसूची पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के लिए है: असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हाँ, इन क्षेत्रों की जनजातियों की संस्कृति और रीति रिवाज बहुत अलग हैं और उन्हें बचाने के लिए ज्यादा स्वायत्तता की जरूरत महसूस की गई। और ये स्वायत्तता उन्हें मिलती कैसे? यहीं पर स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स ADC का कॉन्सेप्ट आता है। ADC? जी, ये परिषदें एक तरह की मिनी सरकार की तरह काम करती हैं। इनके पास अपने क्षेत्र के लिए जमीन, जंगल, स्थानीय रीति रिवाजों पर कानून बनाने की शक्ति होती है। अरे वाह! इसीलिए इसे कभी-कभी संविधान के भीतर संविधान भी कहा जाता है। और एग्जाम में वो कौन सा राज्य है जिसका नाम देकर अक्सर कंफ्यूज किया जाता है? मणिपुर। याद रखें, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। अक्सर ऑप्शन में मणिपुर डाल दिया जाता है, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं शक्तियों के सबसे बड़े बंटवारे पर। अनुसूची 7, केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा। ये तो हमारे संविधान की आत्मा है। इसे आप एक घर में काम के बंटवारे की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। 7वीं अनुसूची में 3 लिस्ट हैं। पहली है संघ सूची। यूनियन लिस्ट? इसमें वो विषय हैं जिन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, बिल्कुल। जैसे देश की रक्षा, विदेश मामले, रेलवे, बैंकिंग। अभी इसमें 100 विषय हैं। ठीक है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। इसमें वो विषय हैं जिन पर सामान्य तौर पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं, जैसे पुलिस, खेती, जेल। इसमें अभी 61 विषय हैं। और तीसरी सबसे दिलचस्प है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। हाँ, इसमें वो विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, जंगल, शादी, तलाक। लेकिन अगर समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के कानूनों में टकराव हो जाए तो हमेशा केंद्र का कानून ही मान्य होगा। और यहीं पर एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव हुआ था 42वें संशोधन के जरिए। हाँ, 1976 में हुए 42वें संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। उसने 5 विषयों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया था। और इनमें सबसे अहम थे शिक्षा और वन। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन विषयों पर केंद्र भी कानून बना सकता है। अब बात करते हैं भारत की एक और खूबसूरती की, हमारी भाषाएं। अनुसूची 8। 8वीं अनुसूची भारत की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त भाषाओं की लिस्ट है। जब संविधान बना था तब इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं। सिर्फ 14? जी, लेकिन आज इसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ये जो बाकी 8 भाषाएं हैं वो कब और कैसे जोड़ी गई? ये संशोधनों वाले सवाल तो बहुत आते हैं। हाँ, इनका क्रम याद रखना जरूरी है। सबसे पहले 1967 में 21वें संशोधन से सिंधी को जोड़ा गया। ठीक है। फिर 1992 में 71वें संशोधन से एक साथ 3 भाषाएं जोड़ी गई: कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और आखिर में 2003 में 92वें संशोधन से 4 भाषाएं शामिल हुई: बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। और कौन सी बड़ी भाषा है जो अक्सर लोगों को लगता है कि इसमें होगी पर है नहीं? अंग्रेजी। इंग्लिश। हाँ, ये बहुत बड़ा सरप्राइज हो सकता है, लेकिन इंग्लिश 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है। साथ ही राजस्थानी भी अभी तक इसमें नहीं है। तो ये थी मूल 8 अनुसूचियां।
अब आते हैं उन 4 पर जिन्हें बाद में जोड़ा लिया। शुरुआत करते हैं 9वीं अनुसूची से, जिसे पहले ही संशोधन में जोड़ दिया गया। इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। बताइए। उस समय सरकार के सामने चुनौती थी जमींदारी को खत्म करके जमीन का बंटवारा करना। भूमि सुधार। जी, लेकिन संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, तो जमींदार हर कानून को कोर्ट में चुनौती दे देते थे। अच्छा। इस गतिरोध को तोड़ने के लिए सरकार 1951 में पहला संशोधन लाई और एक तरह का सुरक्षा कवच बनाया 9वीं अनुसूची के रूप में। सुरक्षा कवच से आपका क्या मतलब है? इसका मतलब था कि अगर किसी कानून को इस 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। मतलब ये न्यायिक समीक्षा से बाहर हो गया? उस समय यही सोचा गया था। लेकिन क्या ये सुरक्षा कवच आज भी पूरी तरह से काम करता है? नहीं, और यही सबसे बड़ा अपडेट है। 2007 के आईआर कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। क्या कहा कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद इस अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून की समीक्षा की जा सकती है अगर वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता हो। तो अब ये कोई ब्लैक बॉक्स नहीं रहा? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत चर्चित टॉपिक पर, दल बदल। अनुसूची 10। हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ। इसे 1985 में 52वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। उस दौर की आया राम गया राम की राजनीति को रोकने के लिए, है ना? बिल्कुल। उस दौर में विधायक और सांसद अपनी पार्टी बदलकर सरकारें गिरा और बना रहे थे। इसी राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए ये कानून लाया गया। तो ये काम कैसे करता है? और किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने का आखिरी फैसला कौन लेता है? इसमें कुछ आधार बताए गए हैं, जैसे अगर कोई सदस्य अपनी पार्टी छोड़ दे या पार्टी के व्हिप के खिलाफ वोट करे तो उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। और फैसला? अंतिम निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति, मतलब स्पीकर या चेयरमैन का होता है। लेकिन क्या उनका फैसला अंतिम होता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि स्पीकर का फैसला भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है। लेकिन ये कानून तो 1985 में आया, फिर भी हम आज भी दल बदल की खबरें सुनते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। आलोचक कहते हैं कि इसमें कई खामियां हैं, जैसे अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ पार्टी छोड़ें तो उसे विलय माना जाता है, दल बदल नहीं। अच्छा। इसी का फायदा उठाया जाता है। और आखिर में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाने वाली 2 अनुसूचियां, 11वीं और 12वीं। जी, पंचायतें और नगरपालिकाएं। ये 1992 में आई। बिल्कुल। 1992 में एक साथ 2 बड़े संशोधन हुए। 73वें संशोधन से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। इसमें कितने विषय हैं? इस लिस्ट में 29 विषय हैं, जैसे कृषि, सड़कें, पीने का पानी, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, वो सारे काम जो एक गांव के विकास के लिए जरूरी हैं। और इसी के साथ शहरों के लिए 12वीं अनुसूची आई होगी। हाँ, 44th संशोधन से 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो शहरी स्थानीय निकायों मतलब नगर पालिकाओं की शक्तियों के बारे में है। इसमें कितने विषय हैं? इसकी लिस्ट में 18 विषय हैं, जैसे शहरी नियोजन, सड़कें और पुल, कूड़ा कचरा प्रबंधन और पब्लिक हेल्थ। तो ये थी पूरी 12 अनुसूचियां। इतनी सारी जानकारी को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। क्या इसका कोई आसान तरीका है? जरूर। इसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध और मजेदार मेमोरी ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हाँ, इसका हर अक्षर एक अनुसूची को दर्शाता है। टी से टेरिटरी, ई से एमोल्यूमेंट्स, ए से एफर्मेशंस, आर से राज्यसभा, एस से शेड्यूल्ड एरियाज, ओ से अदर ट्राइबल एरियाज, एफ से फेडरल लिस्ट, ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस। और जो बाद में जोड़ी गई वो हैं एल, डी, पी, एम। बिल्कुल। एल से लैंड रिफॉर्म्स, डी से डिफेक्शन, पी से पंचायत्स और एम से म्यूनिसिपैलिटीज। वाई तो कमाल है। मुझे हमेशा 9वीं और 10वीं अनुसूची के संशोधनों में कंफ्यूजन होता था, लेकिन ओल्ड पीएम से लैंड रिफॉर्म्स और डिफेक्शन तुरंत याद हो गए। ये वाकई काम करता है। खासकर जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई, वो मैच द फॉलोइंग वाले सवालों के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। चलिए एक बार उन चारों को फिर से दोहरा लेते हैं। हाँ। क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। हाँ जरूर। 9वीं अनुसूची, पहला संशोधन 1951 भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन 1985 दल बदल। 11वीं अनुसूची 73वां संशोधन 1992 पंचायतें। और 12वीं अनुसूची 74वां संशोधन 1992 नगर पालिकाएं। ये क्रम,
साल और विषय तीनों ही एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि ये अनुसूचियां सिर्फ संविधान के आखिरी में लगी लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय शासन व्यवस्था की असली मशीनरी को चलाती हैं। अब दोस्तों इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं जो आपके रिवीजन के लिए हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो आंसर भी होगा 8 और 12, यानी कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में इनकी संख्या है 12, यानी कि बाद में 9, 10, 11 और 12 इस 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? तो आंसर भी होगा 69वां संविधान संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था और वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके वेतन का उल्लेख नहीं है? तो आंसर सी होगा प्रधानमंत्री का। तो देखिए, भारतीय संविधान की जो दूसरी अनुसूची है तो इसमें वेतन और भत्तों का उल्लेख है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, न्यायाधीश या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन और भत्तों का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है, जबकि प्रधानमंत्री का नहीं है। तो याद रखना है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निम्न में से किसकी शपथ का प्रारूप नहीं दिया गया? तो आंसर होगा राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया है, जिसमें कि केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तो इन सभी की शपथ का प्रारूप दिया गया है। जबकि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए अलग अनुच्छेद बनाए गए हैं। जैसे कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 60 के अंतर्गत शपथ लेते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 69 है और राज्यपाल के लिए अनुच्छेद 169 है। तो इनके लिए अलग अनुच्छेद है, याद रखना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, चौथी अनुसूची के अनुसार किस राज्य के पास राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो संविधान की चौथी अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच राज्यसभा सीटों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर सीटों का बंटवारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के पास राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें हैं 31, याद रखना है। यहाँ पर अगला प्रश्न है, 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए किसका गठन अनिवार्य है? तो आंसर भी होगा जनजातीय सलाहकार परिषद। इस अनुसूची के तहत राज्यपाल को विशेष अधिकार प्राप्त हैं और जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन अनिवार्य है। छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 जनजातीय राज्यों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो आंसर डी होगा मणिपुर। इस छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्य शामिल हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जबकि मणिपुर इनमें शामिल नहीं है। तो ये याद रखना, यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा और वन को किस अनुसूची में स्थानांतरित किया गया? तो आंसर होगा समवर्ती सूची में। तो देखिए, शिक्षा और वन ये जो 2 विषय हैं, ये पहले राज्य सूची में थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें समवर्ती सूची में रखा गया। तो याद रखना है। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा इनमें शामिल नहीं है? तो आंसर होगा अंग्रेजी। तो जो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, तो इनमें अंग्रेजी भी शामिल नहीं है और जो राजस्थानी भाषा ये भी शामिल नहीं है। बाकी आप इन सभी की डिटेल पहले देख चुके हैं। आगे बात करें, 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार से संबंधित है, तो भारतीय संविधान में कब और किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यानी कि 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया था? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951, तो इसके तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, 10वीं अनुसूची जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, तो इसके तहत किसी सदस्य की अयोग्यता का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो आंसर होगा सदन का अध्यक्ष या सभापति। तो देखिए, 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना है, और यह अनुच्छेद 102 और 191 से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई 11वीं अनुसूची जिसमें कि पंचायती राज के बारे में बताया गया है, तो इसके कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो आंसर होगा 29 विषय। तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है, तो इसमें कार्य करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, 12वीं अनुसूची जो नगर पालिकाओं से संबंधित है, तो इसका संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 243 के डब्ल्यू से।
देखिए 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें शहरी नियोजन और स्वास्थ्य जैसे 18 विषय शामिल हैं, जबकि जो इससे पहले 11वीं अनुसूची बताई है उसमें पंचायत राज से संबंधित है, उसमें 29 विषय शामिल है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, जबकि 12वीं अनुसूची में 18 विषय हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।